हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसराइल का क़ियाम कैसे और क्यों अमल में आया और गज़ा के साथ इसके तनाज़े की तारीख़ क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ़लस्तीनी अस्करीत पसंद ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा की शक्ल में एक ऐसा हमला किया जिसमें सैकड़ों मुसल्लह अफराद गज़ा की पट्टी के करीब आबाद इसराइली आबादियों में दाखिल हो। उस कार्रवाई में जिसके माजी में मिसाल नहीं मिलती, कम अज़ कम 1400 इसराइली मारे गए, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि 203 फ़ौजियों और शहरियों को यरगमाल बनाकर गाज़ा ले जाया गया। हमास के इस ऑपरेशन के बाद गाज़ा पर इसराइली फ़ौज की जवाबी हमलों में 3700 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज भी गज़ा की सरहदों पर जमा हो रही है और फ़लस्तीनी इसराइल की जानिब से एक बड़ी ज़मीनी कार्रवाई के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। इसराइल ने गाज़ा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है और उसके नतीजे में इलाके में अद्वियात, खुराक, पीने के पानी, ईंधन और दीगर अशियाई ज़रूरियात की किल्लत हो चुकी है। 1948 से पहले इसराइल कहाँ था और बेलफोर एलामिया क्या था? पहली आलमी जंग में मशरिक़ वस्ती के इस हिस्से पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। इस सरज़मीन पर उस वक़्त यहूदी अक़लियत और अरब अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटे नस्ली गुरूह भी आबाद थे। यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी उस वक़्त बढ़ी जब आलमी बिरादरी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर तश्कील देने की ज़िम्मेदारी सौंपी। यह काम 1917 के बेलफोर एलामिया के तहत हुआ, जो उस वक़्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेलफोर ने बरतानिया की यहूदी बिरादरी से किया था। यह एलामिया फ़लस्तीन पर बरतानवी मैंडेट में शामिल था और 1922 में नौ तश्कील शुदा लीग ऑफ नेशंस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो थी, उसकी तौसीक़ कर चुकी थी। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई वतन था, लेकिन इस इलाके में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनी अरब इस दावे के मुखालिफ थे और उन्होंने यहूदियों के लिए एक कौमी घर जैसे बरतानवी इक़दाम की भी मुखालिफत की। सन 1920 और 1940 की दिहाइयों के दरमियान इस इलाके में रहाइश इख्तियार करने की खातिर पहुँचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ और इनमें से बहुत से लोग यूरोप में जुल्म व सितम, ख़ास तौर पर दूसरी आलमी जंग में नाज़ी होलोकॉस्ट से जान बचाकर यहाँ आ रहे थे। इस सूरत हाल में यहूदियों और अरबों की माबीन और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ तशद्दुद में भी इजाफ़ा हुआ। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तक़सीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया गया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल कर लिया था, लेकिन अरबों ने उसे मुस्तरद कर दिया और उस पर अमलदार आमद नहीं हो सका। इसराइली का क़याम कैसे और क्यों अमल में आया? सन 1948 में इस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाका का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। उसका मकसद जुल्म व सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह के साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाना था। यहूदी और अरब मसला ग्रुप की दरमियान लड़ाई महीनों से शिद्दत इख्तियार कर रही थी और इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने उस नए मुल्क पर हमला कर दिया। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उस वाक़े को अल-नकबा या तबाही के नाम से याद किया जाता है। सन 1949 में जब जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई ख़त्म हुई तो इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। उर्दन ने उस इलाके पर कब्ज़ा किया जो गरब अर्दन या मगरबी किनारे के नाम से मशहूर हुआ, जबकि मिस्र ने गाज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से पर इसराइली अफ़वाज और मशरिक़ी इलाके पर अर्दनी अफ़वाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन मुआहिदा नहीं हुआ था।
اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئی۔ سن 1917 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کے گولان کے پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطین پناہ گزین اور ان کے والدین غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتے ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کے اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پوری بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پرامید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ غزہ کی پٹی کیا ہے؟ غزہ زمین کا ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے، اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ 1948-1949 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کی۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کے فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فرقے متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ درج ذیل مسائل ان معاملات میں شامل ہیں: فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہونا چاہیے؟ آیا غرب اردن میں قائم یہودی بستیوں کو باقی رہنا چاہیے یا انہیں ہٹا دینا چاہیے؟ بیت المقدس کو دونوں فریقوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور شاید سب سے مشکل کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے؟ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوشش کی گئی ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع اور معطل ہوتے رہے اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دونوں میں مذاکرات امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کی لان میں منعقد ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنی تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں خود مختار فلسطین اتھارٹی قائم کی گئی۔ تاہم جلد ہی اس عمل میں ڈاریں نمودار ہوئیں اور اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بنیامن نتن یاہو نے اوسلو امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ 2000 کی دہائی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئی اور اسی دوران 2003 میں جب عالمی طاقتوں نے دو ریاستیں حل کے حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ وضع کیا، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوشش رک گئی۔ سب سے حالیہ امن منصوبے کو، جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوران صدارت میں تیار کیا تھا، اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے تو صدی کا بہترین معاہدہ کہا، لیکن فلسطینیوں نے اس یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس پر کبھی کام نہیں ہو سکا۔ اسرائیل اور غزہ میں اب جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ غزہ پر حماس کی حکومت ہے، جو ایک ایسا گروہ ہے جو اسرائیل کی تباہی کے لیے
पुरअज़म है। हमास ने 2006 में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अगले साल गरब अर्दन में सदर महमूद अब्बास के हरीफ तहरीक फ़तेह को बेदखल करके गाज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद से गाज़ा में मौजूद अस्करीत पसंदों ने इसराइल से कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर हमास को अलग थलग करने और हमलों को रोकने की कोशिश की, ख़ासतौर पर इसराइली शहरियों की तरफ राकेटों की अंधाधुंध फायरिंग को रोकने के लिए उसने गाज़ा के जज्बे नाकबंदी बरकरार रखी है। मौजूदा तनाज़े में इसराइल की हिमायत कौन करता है और कौन नहीं, आइए जानते हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दीगर मगरबी ममालिक ने इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत की है। अमेरिका इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी और यहूदी रियासत को $260 अरब से ज़्यादा की फौजी और इक़्तिसादी इमदाद दे चुका है। उसने हमास के हमले के बाद इजाफी साजो सामान, फ़िज़ाई दिफाई, मिसाइल, गाइडेड बम और गोला बारूद का वादा किया है। उसने इसराइल के दुश्मन बिलखुसूस लेबनान के हिज़्बुल्लाह तहरीक को जंग में दूसरा महाज खोलने से रोकने के लिए मशरिकी बहरा रूम में 2 त्यारा बरदार जंग पहरी जहाज़ भी न भेजी हैं। रूस और चीन दोनों ने हमास की मजम्मत करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तनाज़े में दोनों फ़िरक़ों के साथ राब्ता बरकरार रखे हुए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक़ वस्ती में अमन की अदम मौजूदगी का ज़िम्मेदार अमरीकी पॉलिसी को करार दिया है। ईरान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास के साथ साथ हिज़्बुल्लाह का कलीदी हामी है, जिसकी अक्सरियत पसंद हमास के हमले के बाद से तकरीबन रोज़ाना इसराइली अफवाज के साथ फायरिंग का तबादला कर रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमास के हवाले से जो अभी जंग चल रही है उसके हवाले से कोई भी राय देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा।